तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आ गए हैं ज्योग्राफी का क्लास 11th का ज्योग्राफी का सेट 1 लेके आ गए हैं बच्चों, जो कि आपका जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों, इसमें आपका सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको मैं आज सॉल्व करके आपको बताऊंगा। इसके आंसर जो कि फुल मार्क्स 70 के होंगे और आपका 35 मार्क्स के टर्म 1 होगा और 35 मार्क्स के टर्म 2। देखिए बच्चों इस सेट से मैं जितने भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि दूसरे साल में पूछे गए हैं बच्चों। तो जेक के द्वारा पूछे गए ये सारे क्वेश्चन आपको मैं आज बताऊंगा, जिसमें आने के ज़्यादा संभावना होते हैं बच्चों। तो वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आपको भी आगे ही ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों, SK फॉर स्टडी चैनल को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों चलिए हम जल्दी से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इरेटोस्थेनीज बच्चों। तो भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने किया था बच्चों। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर है, डोटा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डोटा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी में स्थित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, जो कि है नीलगिरी। नीलगिरी में आपका स्थित है डोटा बेटा चोटी। और चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गंगा नदी, जो कि सबसे बड़ी है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो आपका 4 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि है सर जेम्स जीन्स, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 4 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर यहाँ पर देख सकते हैं, पृथ्वी के करोड़ पर कौन से 2 पदार्थ पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के करोड़ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा निकिल तथा लोहा, जिसका 5 का आंसर आपका हो जाएगा सी, जो कि है निकिल तथा लोहा हो जाएगा बच्चों, जो कि 5 का सी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए बढ़ते हैं 6ठा नंबर पे। और यहाँ पर दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में सबसे ठंडा है। तो बच्चों बताइए भारत में सबसे ठंडा स्थल कौन सा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा द्रास। द्रास जो बच्चों, जो कि सबसे ठंडा स्थल है भारत का। और चलिए 7वें नंबर पर देखते हैं। और 7वें नंबर पर दिया हुआ है, प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो आपका 7 का आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा, जो कि है कार्ल रीटर हो जाएगा बच्चों। कार्ल रीटर बच्चों, जो कि प्रादेशिक भूगोल के विद्वान माने जाते हैं। तो बच्चों 7वां नंबर हो गया। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बच्चों आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, निम्नलिखित याम्योत्तर में कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है। तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा 8 का बी हो जाएगा बच्चों, जो कि है 82 डिग्री से 30 डिग्री पूर्व की तरफ। तो बच्चों 8 का बी हो जाएगा। और चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है। तो 9 का आपका बच्चों हो जाएगा 9 का ए हो जाएगा, जो कि जॉर्ज है, जिसको गड्ढा बोला जाता है बच्चों, जो कि पानी के कटाव से नहीं होता है। आप देखते होंगे कि जहाँ पर पानी गिरता है वहाँ पर भूमि का कटाव हो जाता है बच्चों। तो वही सेम टू सेम है, जहाँ पर भूमि का जल से वहाँ पर गड्ढा हो जाता है, उसी को जॉर्ज कहा जाता है बच्चों। अगर आप यहाँ पर 12 जाएंगे तो इसके बाद आपको इससे पूरी डिटेल में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो कौन सा है बच्चों, आपको यहाँ पर जलोढ़ मृदा हो जाएगा बच्चों, जो कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, जलोढ़ मिट्टी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा,
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो बच्चे बताइए कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर हो जाएगा, जो कि ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, तो 11 हो गया। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि किस राज्य में लोकताक झील स्थित है? तो बच्चों लोकताक झील कहाँ पर स्थित है? तो लोकताक झील आपका हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा बच्चों। 12 का आपका हो जाएगा सी, मणिपुर में स्थित है बच्चों लोकताक झील। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य के आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का बी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि है ओजोन परत। आपको बच्चों पता ही होगा कि पृथ्वी के बाहरी लेयर में होता है ओजोन परत, जो कि आपको बचाएगा हानिकारक किरणों से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 में आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल से सम्मिलित है? तो आपका 14 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा आपका सभी जैव और अजैव जीव। तो आपका निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल में सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा सभी जैव और अजैव जीव। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे हम लोग भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है बच्चों? तो बताइए बाढ़ किस राज्य में सबसे अधिक आती है? तो आपका 15 का हो जाएगा बी बच्चों, जो कि आसम हो जाएगा। आसम में बच्चों सर्वाधिक बाढ़ आती है, जो कि वहाँ पर ज़्यादा संभावना रहती है बाढ़ आने की। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से किन पवनों को हिमपक्षी अथवा हिमहरिणी कहा जाता है? किन पवनों को हिमपक्षी अथवा हिमहरिणी कहा जाता है बच्चों? तो यहाँ आपका हो जाएगा 16 का, इसमें आपका हो जाएगा 16 का डी हो जाएगा बच्चों, जो कि चिनूक जो कि है बच्चों। यहाँ पर इन पवनों को बच्चों देखिए चिनूक पवनों को हिमपक्षी अथवा हिमहरिणी कहा जाता है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे यहाँ पर बोला जा रहा है भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो बच्चों बताइए सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो सबसे अधिक वर्षा बच्चों 17 का बी हो जाएगा मौसिनराम, जो कि आपका आंसर हो जाएगा मौसिनराम में बच्चों सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया जा रहा है बच्चों कि नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? तो बच्चों आपका 18 का क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा बच्चों, जो कि राइट आंसर हो जाएगा संरक्षण के लिए। जैसे कि देखिए बच्चों यहाँ पर नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संरक्षण के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो बच्चों बताइए भारत का पड़ोसी देश कौन नहीं है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए बच्चों प्रयास कीजिए। तो आपका 19 का हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा बच्चों, आपका थाईलैंड हो जाएगा। पड़ोसी देश नहीं है बच्चों, थाईलैंड हम लोगों का पड़ोसी देश नहीं है। अफ़गानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है और बांग्लादेश भी है, लेकिन थाईलैंड नहीं है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? तो बताइए बच्चों 20 का आंसर क्या होगा? सबसे कठोर खनिज कौन सा है? तो आपका हो जाएगा हीरा, जो कि बच्चों बहुत ही कठोरतम धातु है हीरा, जो कि आपको ज़्यादा कठोरतम खनिज में माना जाता है हीरा को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? तो बताइए बच्चों 21 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आपका कोरियोलिस शक्ति, जो कि आपका उत्तरदायी नहीं होता बच्चों। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ये भी हो जाएगा, चंद्रमा ये इसका भी हो जाएगा। तो आपका जो 21 का डी आंसर है इसी का हो जाएगा राइट आंसर, जो कि कोरियोलिस शक्ति है, जो कि इसको उत्तरदायी नहीं माना जाता बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं।
यहाँ पर बच्चों आप लोग देख सकते हैं 22 में यहाँ पर दिया हुआ है सिमिलीपाल जीवमंडल नीचे निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपका 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी बच्चों, जो कि उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। 23 का आपका राइट आंसर होगा। देखिए निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। तो बच्चों बताइए सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। तो आपका 23 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जिसका आंसर है पछांब, जो कि पछांब हो जाएगा बच्चों राइट आंसर। बादलों में सबसे ऊंचा बादल इसी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में आप यहाँ पर देखेंगे भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। तो बताइए बच्चों 24 का आंसर क्या होगा। भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। तो ये आपका हो जाएगा भौमिक। तो देखिए बच्चों भौमिक, क्योंकि भूकंप भूमि पे ही आता है तो इसका आंसर भौमिक हो जाएगा। आपको ट्रिक से याद कर लेना है, भूमि में ही आता है बच्चों भूकंप, तो इसका आंसर भौमिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को यहाँ पर देखेंगे तो चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है। तो बच्चों बताइए चूना पत्थर का रूपांतरित रूप कौन सा है। तो आपका 25 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा बच्चों संगमरमर। संगमरमर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावी क्षेत्र है। तो इसमें से बताइए कौन सा सूखा प्रभावी क्षेत्र है। तो इसमें हो जाएगा आपका गुजरात का कच्छ, जो कि आपका क्वेश्चन का 26 का ए हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को यहाँ पर देखेंगे कि दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नदी दर्शाई गई है। तो आपको बताना है कि कौन सी नदी दर्शाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का आप लोगों का 27 का आप लोगों का बच्चों हो जाएगा सी हो जाएगा नर्मदा, जो कि यहाँ से इधर नर्मदा नदी इधर से इधर इसका रूट है बच्चों नर्मदा नदी का। तो आपका 27 का सी हो जाएगा नर्मदा नदी। तो आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 28 में आप देखेंगे निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन तथा रात सबसे बड़ा होता है। तो बताइए बच्चों सबसे ज़्यादा दिन तथा रात बड़ा किस में होता है। 28 का आंसर बताइए। 28 का आपका हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा ध्रुव। ध्रुव हो जाएगा आपका राइट आंसर 28 का, क्योंकि वहाँ पर सबसे दिन बड़ा रात बड़ा यहीं पर होता है ध्रुव में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 29 की तरफ। तो 29 में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से डायग्राम आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के रेखा मानचित्र में दिए गए मरुस्थल की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा जूम कर देते हैं। यहाँ पर देखिए मरुस्थल बनाया हुआ है, तो मरुस्थल का पहचान करना। तो बताइए ये कौन सा मरुस्थल है बच्चों। तो आपका 29 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों थार हो जाएगा, जो कि सी है। तो 29 का आपका थार हो जाएगा, क्योंकि थार मरुस्थल यहाँ पर स्थित है बच्चों। तो चलिए देखते हैं 30 क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में इनमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है। यहाँ पर आपको जैविक कारक पूछा जा रहा है बच्चों। तो बताइए जैविक कारक कौन सा है। तो आपका 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है वनस्पति, जो कि मृदा का जैविक कारक है बच्चों वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 31 पे आप यहाँ पर देखेंगे कपास की कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है बच्चों। तो यहाँ पर कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपजाऊ काली मृदा को माना जाता है। तो काली मिट्टी को यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसको उपजाऊ माना जाता है कपास की खेती के लिए। आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ कपास की खेती होगी वहाँ पर काली मिट्टी वाले प्रदेश में ही होगी कपास की खेती। इसीलिए नहीं देखते हैं कहीं भी कपास की खेती नहीं की जाती। तो 32 नंबर को यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है बच्चों। तो बताइए प्राकृतिक आपदा जैसे कि प्राकृतिक की तरफ से ना हुआ हो। तो आपका 32 का बहुत ही इजी आंसर है। 32 का आपका डी हो जाएगा, क्योंकि परमाणु विस्फोट लोगों के द्वारा किया जाता है, जो कि सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, जो कि ये सारे जो कि ऑप्शन हैं ये सारे बच्चों जो कि प्राकृतिक की तरफ से होते हैं, भगवान का देन की तरफ से। और जो कि परमाणु विस्फोट है ये कि ये देशों के द्वारा किया जाता, लोगों के द्वारा किया जाता, तो ये प्राकृतिक आपदा में नहीं आएगा। 33 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय तापन
के लिए उत्तरदायी है? भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? बच्चों बताइए। 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 का तापन के लिए उत्तरदायी। 34 में यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, दिए गए मानचित्र में कौन सी चोटी दर्शाई गई है? तो आप लोग बच्चों गौर कीजिएगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैप आ रहा है क्योंकि 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैप से ही देखने को मिल गए। तो मैप पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा और यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखिए, दिए गए मानचित्र में कौन सी चोटी दर्शाया गया है। यहाँ पर तो चोटी तो जूम करना पड़ेगा यहाँ पर। तो जी देखिए यहाँ पर ऊपर में दर्शाया गया है इसको, यहाँ पर जो कि दर्शाया गया है, देखिए बच्चों चोटी को दर्शाया गया, तो यहाँ का आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा बच्चों, जो कि है माउंट एवरेस्ट, जो कि यहाँ पर है बच्चों माउंट एवरेस्ट। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर बच्चों की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो 35 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा आपका, जो कि वेगनर है। तो वेगनर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, और अगर इसका सेट 2 चाहिए तो मैं इसका सेट 2 लेके आऊँगा बच्चों। बस यही 35 क्वेश्चन थे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। सेट 1 का ये वाला था। अगर आपको पूरा इसका सेट 1 सेट 2 सारा का सारा आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल को SK4 स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो तो आपको पसंद ही आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपनी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आप अकेले पास होना चाहते हैं बच्चों, तो दूसरों को भी शेयर करवा के पास करवा दीजिए। बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों का। तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें SK4 स्टडी चैनल को। और चलिए हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो नेक्स्ट किस टॉपिक में लाएं वीडियो तो बता दीजिएगा नीचे कमेंट करके। तो चलिए बच्चों।